अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। आज भी हमने एक बड़ी ज़रूरी समाअत देखी और बल्कि उसमें काफ़ी एक तल्ख किस्म का हमने एक स्पैट भी देखा जिसके ऊपर दोनों इतराफ़ अपने अपने तौर पर बात कर रहे हैं, चाहे वो PTI हो या दूसरी तरफ से हुकूमत हो। खैबर मानिका साहब है वैसे तो दूसरी तरफ, लेकिन हुकूमत भी जो है वो उन्होंने भी इस बात पे बाकायदा हुकूमती वज़रा ने जो बल्कि MNAs हैं उन्होंने प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा कि जी ये कोई रवैया नहीं है और ये तो सरासर जो है वो बदमाशी के ज़ुमरे में आता है। बहरहाल नाजरीन, हुआ क्या एग्जैक्टली इद्दत केस के हवाले से और आज ये क्यों ये मामला तल्ख हो गया इस कदर, इस हवाले से जो पूरा किस्सा है वो देखते चलिएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। इद्दत केस खैबर मानिका का जज पर अदम एतमाद का इजहार, जज केस ट्रांसफ़र करने के लिए हाई कोर्ट को ख़त। अब ये एग्जैक्टली पूरा वाक़या है नाजरीन कि क्यों ये मामला बिटर हुआ, कहाँ से तलखी स्टार्ट हुई, क्योंकि इसको डिलेइंग टैक्टिक के ज़ुमरे में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही है क्योंकि और वो कहते हैं कि इसका फैसला आज ही वरना आना था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद की जानिब से इद्दत केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपील पर महफूज किया गया फैसला आज सुनाया जाना था। दौरान समाअत खैबर मानिका ने कहा कि मैं आपसे फैसला नहीं करवाना चाहता, मुझे लगता है आप इन्फ्लुएंस हुए हैं, आप फैसला ना दें। खैबर मानिका ने दौरान समाअत अपने वकील तब्दील करने की इस्तदा कर दी और जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। खैबर मानिका ने अदालत में कहा कि मैंने 1 जनवरी का निकाहनामा अदालत में देखा, मुझे धमकियां दी जा रही हैं। PTI के वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्होंने कोई बात कानून के मुताबिक नहीं की, आप केस की कार्रवाई मुकम्मल कर चुके हैं, यानी कि उनसे मुराद उनकी खैबर मानिका की है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बंदा जेल में बैठा है, हमें अदालत पर यकीन है, जो अदालत फैसला करे वो ठीक है, यानी कि PTI मुसलसल यही इस्तदा करती रही कि जज अर्जुमंद ही इसका फैसला जो है जो भी वो चाहते हैं सुना दें। जज शाहरुख अर्जुमंद ने रिमार्क्स दिए कि उनके बयान के बाद जो भी फैसला आया वो मुतनाज़े हो जाएगा। इस मौके पर जज कमरा अदालत से उठ कर चले गए, जबकि अदालत में मौजूद PTI की खवातीन ने खैबर मानिका के खिलाफ नारेबाजी की। जज ने खैबर मानिका की जानिब से केस मुंतकिल करने की इस्तदा पर हाई कोर्ट को ख़त में कहा कि इस केस के मुद्दई खैबर मानिका ने अदालत में मुझ पर अदम एतमाद किया है, जबकि मुद्दई की इस तरह की एक अपील पहले भी मुस्तरद हो चुकी है। जज ने अपने ख़त में मजीद लिखा कि मुद्दई मुकदमा और उनके वकील केस के बिला वजह ताख़ीर के मुर्तकिब हुए। एतराज़ के बाद दरख्वास्त की जाती है कि इस केस को किसी और जज के पास ट्रांसफ़र किया जाए। हाई कोर्ट इन अपीलों को निपटाने के लिए टाइम फ्रेम फिक्स करे। समाअत के बाद PTI वकला खैबर मानिका पर चढ़ दौड़े और एक वकील ने उन्हें मुक्का मारकर ज़मीन पर गिरा दिया, जबकि बाकी वकला उन्हें मारने के लिए पीछे भागे तो खैबर मानिका के साथ मौजूद वकला ने बीच बचाव करा के उनको अपने साथ ले गए। नाजरीन, ये मामला हुआ जिसकी वजह से आज काफ़ी तलखी नज़र आई और खैबर मानिका साहब जो PTI के वकला हैं वो कि उन्होंने बाकायदा जब वो कमरा अदालत से निकले तो उन्होंने मुक्का लहराया, यानी कि एक विक्ट्री की उन्होंने एक सिंबलाइज़ किया कि जैसे वो जीत गए अपनी कोशिश में, वो कामयाब हो गए। इसके ऊपर जो है वो सारे एकदम इश्तियाल में आ गए। ये मामला नाजरीन, इसको वाकई क्या डिलेइंग टैक्टिक के तौर पर देखा जाए, कई लोग कह रहे थे कि ज़मानत तो बिल्कुल हो गई है और अब बाकी बातें जो हैं फॉर्मेलिटी हैं, रिहाई होने वाली है PTI फाउंडर की भी और शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके साथ जितने लोग हैं, बहुत बड़ा मेजर रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन नाजरीन, अब लगता है दिल्ली दूर है, इसके ऊपर बात होगी और जो PTI के ऑफिशियल ट्विटर या X के हैंडल से ट्वीट किया गया था उससे लाताल्लुकी ने हर किसी को हक्का बक्का छोड़ दिया है। अब बैरिस्टर गौहर एक्टिंग चेयरमैन PTI ने कल अपने जो रिमार्क्स दिए और कल उन्होंने जो बयान अपना दिया है, समझ से बाहर है कि या तो PTI इसके ऊपर अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं या फिर ये कि उन्होंने जब देखा कि इस बयान का दिफा कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि तकरीबन तमाम ही PTI के स्टॉलवर्ड्स और काउंसिल्स हमारे साथ पिछले दिनों में इस पूरे एपिसोड और उस ट्वीट के बाद से प्रोग्राम में रहे हैं, किसी ने भी उसको जस्टिफाई नहीं किया। किसी ने ये नहीं कहा कि जी वो जो ट्वीट की है वो बिल्कुल ठीक की है, या जो SIFC पे तनकीद की है, या जो आर्मी चीफ की फ़ोटो लगा के तनकीद की है वो बिल्कुल ठीक की है। किसी ने ये बात बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं बोली। प्रॉबेबली ये कि ये मामला डिफेंस से बाहर हो रहा था, जिसकी वजह से PTI के जो एक्टिंग चेयरमैन हैं उन्होंने इसको U-टर्न ही कहा जाए, शायद U-टर्न लिया या शायद इसको कुछ और कहा जाए। बैरिस्टर गौहर ने एग्जैक्टली किन अल्फाज में कहा और लाताल्लुकी का इजहार किया ये देखिएगा। और फिर आज ही PTI के अगेन ऑफिशियल हैंडल से या X के हैंडल से एक और ट्वीट है जनरल याहिया के खिलाफ। बहरहाल बैरिस्टर गौहर की पहले बात सुन लें।
खान साहब का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना उनके बाकी चीज़ें देखी है। लेकिन वो जो तनाजुर हमने ड्रा करना था जी कि 1971 वाला मुवाजना करना था, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, नॉट अदरवाइज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के ख़िलाफ़ कभी भी कोई भी कैंपेन नहीं चलाती। जी नाज़रीन, वो तो जेल में है, उन्हें क्या पता उनके हैंडल से क्या ट्वीट हो रहा है, और वो कोई एक एक ट्वीट पढ़ते थोड़ी हैं। फिर भी पीटीआई ऑफिशियल ने ये ट्वीट भी चलाया जाए, जनरल याहिया खान के हवाले से आज फिर उन्होंने ट्वीट किया है और उसके ऊपर उन्होंने खासी तनकीद की है और हुकूमत को कहा है, हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया है कि आप बिला वजह जनरल याहिया के ऊपर अगर कोई तनकीद हो रही है तो आप उसके ऊपर क्यों इतना एजिटेट हो रहे हैं। हुकूमत को दोबारा आड़े हाथों लिया है पीटीआई ने। तो गोया ये कि कोई स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों की तरफ चलती हूँ और लीगल और पॉलिटिकल दोनों ओपिनियंस इंशाल्लाह हासिल करेंगे इस प्रोग्राम में। इन्हीं तमाम टॉपिक्स पर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब यहाँ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करते हैं। वेरी वार्म वेलकम मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द प्रोग्राम। माशाल्लाह मायनाज लॉयर हिमसेल्फ एंड ऑब्वियसली सियासत को भी एक बहुत करीब से देखा है, बल्कि कुछ ज़्यादा करीब से देख लिया है। थैंक्स अ लॉट फॉर ग्रेसिंग द प्रोग्राम। अजहर सिद्दीक साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काउंसिल भी हैं और माशाल्लाह स्टॉलवर्ट भी हैं, हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर बहस में। ज़ाहिर है लीगल ओपिनियंस भी हम आपसे जानेंगे और क्या अदालत में यही जो बदमाशी है ये पीटीआई का वतीरा बन गया है, इस हुकूमती इल्ज़ाम को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे अजहर साहब, हम जल्दी सुनेंगे। वेरी वार्म वेलकम सर वंस अगेन। अली गौहर बलोच साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, हमें ज्वाइन करते हैं पूरी बहस में। वेरी वार्म वेलकम आपको भी अली साहब। और मेंबर कौमी असेंबली निसार खोड़ो साहब नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हमें तमाम तर बहस में अपनी पार्टी के पर्सपेक्टिव्स के साथ ज्वाइन करते हैं। आज रऊफ़ हसन साहब ने यह भी कहा है कि सदर जरदारी साहब जो हैं वो मिलने की कोशिशें कर रहे हैं मलिक रियाज साहब से, क्योंकि उनके हवाले से भी कल काफ़ी चीज़ें तल्ख हुई हैं। आपको भी सर बहुत बहुत खुशामदीद। खोड़ो साहब, बात का आगाज़ आपसे करती हूँ। मुस्तफ़ा साहब, हाउ डू यू सी दिस? आपके असेसमेंट में ये डिलेइंग टैक्टिक था और ये जो अदालत में जो एक आज बहुत तल्ख एक हमने एक मामला देखा, फिर ये कि बहरिया टाउन के भी दफातर में जो भी आपने ट्वीट भी किया है खैर उस मामले पे, लेकिन दूसरी तरफ का भी एक पर्सपेक्टिव है। वो लोग ये कहते हैं कि आप कब तक एक जो क्या कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। देखें, जहाँ तक पहले मामले का ताल्लुक है इद्दत वाले केस का, तो बुनियादी तौर पर इस तरह का केस होना नहीं चाहिए था। हमारी कुछ मशरकी रिवायात हैं और अखलाकियात, हम उनको पीछे छोड़कर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में अपने सियासी मुखालफों को सबक सिखाने में इतना आगे चले जाते हैं कि अब, और खुसूसन जो आजकल का दौर है कि इसमें कोई शय हम खातिर में नहीं लाते। अब जाहिरी बात है उस केस के अंदर गुफ्तगू जिस नौयत की हो रही है उससे इतना ताफुन फैल रहा है कि फिर टेम्पर्स भी ऊपर जाएंगे और फिर लोग दस्तो गिरबां भी होंगे। वो गुफ्तगू जो अदालत के अंदर हो रही है, जो एविडेंस रिकॉर्ड करते वक्त इस केस के अंदर जो गुफ्तगू हुई है, मेरे ख्याल से वो किसी तरह से भी महज़्ज़ब गुफ्तगू नहीं थी। यहाँ पर हालात पहुँचने ही नहीं चाहिए थे कि इस तरह की गुफ्तगू हो। और इसमें ठीक है कि ये मैं ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ कि ये केस होना ही नहीं चाहिए था। आपने अपने मुखालफिन से निमटना है तो और बहुत सी चीज़ें हैं। इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं, इस केस के अंदर कोई उन्हें खातिर खा जेल में रखने के लिए क्या पहाड़ टूट पड़ेंगे। वो जेल में ऑलरेडी हैं। इस तरह के केसेस हम करके अपने आप को सियासत को ही गंदा कर रहे हैं, ताफुन ज़दा कर रहे हैं। साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने भी अपने दौर के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उस वक्त भी होती रही। जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनके हाथों सफ़र करते रहे। वो वैसे क्लेम करते हैं हम इस नहज पे कभी नहीं गए कि ज़ाती नौयत के मामलात पे। डू यू उनकी तकारीर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अमेरिका के अंदर खड़े होकर उन्होंने वहाँ पर तकरीर की और उन्होंने कहा कि फलाने मैं तुम्हारे उधर से एसी निकाल लूंगा, फ्रिज निकाल लूंगा। वो कहते हैं खवातीन की नौयत के मामलात ना, जैसे आप फिर उन्होंने कोई काबिल एतराज़ एक दो दफ़ा बात की भी मरियम साहिबा के बारे में बार तौर, लेकिन सियासत इस नहज पे नहीं पहुंचनी चाहिए थी। और इसका कसूर हम सियासतदानों के भी ज़िम्मे है कि हमें सियासत के अंदर ऐसी रेड लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए कि जिसके नतीजे में हम सियासी मुखालिफ को सिर्फ सियासी मुखालिफ ही समझें, सियासी दुश्मन तस्वुर ना करें। आजकल तो हालत ये है कि ना जजेस महफूज हैं, ना सियासतदान महफूज हैं, बेडरूम्स के अंदर तक कैमरे पहुंचे हुए। तो ये पाकिस्तान को हम कहाँ लेकर आ रहे हैं? हुकूमत तो हुकूमती वज़रा वो तमाम कहते हैं कि ये सारे जजेस मोटिवेटेड हैं और असल में इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला चल रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने अपना बैकअप किया हुआ है। देखिए, अगर जजेस रिलीफ देते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के तहत, जब वो
एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं वहीं पर जाकर सारी कार्रवाई मुकम्मल होती है। अगर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वो बाहर जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलता है तो गलत है। तो सियासतदानों को और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अदलिया बहुत ग्रीवेंसेज है हमारी। अदलिया ने हर दौर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की एक ऐसा सहारा उनको दिया है, उनके कहने पे एक ऐसा रोल प्ले किया है कि जिसने सियासत को नुकसान पहुंचाया है। और ये अब से नहीं हो रहा, ये 70 की दिहाई से। यहाँ पे तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी तक चढ़ा दिया इस अदालत ने। तो ये एक तारीख हमारी है, लेकिन हमने चीज़ों को दुरुस्त भी करना है। और आज अगर 6 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इकट्ठे हो गए, पूरे मुल्क की हाई कोर्ट से इकट्ठी हो गई, सिंध हाई कोर्ट से जो खत आया, जो पेशावर हाई कोर्ट से आया, जो लाहौर हाई कोर्ट से आया, सब एक ही बात कर रहे हैं कि जी हाँ, तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे अंदर मुखालफत हो रही है, मुदाखलत हो रही है, हमें आज़ादाना तौर पर फैसले नहीं करने दिए जा रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत आपके सामने मौजूद है। तो अगर कोई एक बिगिनिंग हो रही है कि जिसमें हम होप कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में जो जुडिशरी है वो फैसले आज़ादाना तौर पे देगी, तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए। ये बड़ी अहम बात आपने की है। पहले जजेस में आपस में एक बहुत वाज़े किस्म की रंजिश चलती थी और 2 धड़े भी थे जो सामने थे, लेकिन अब आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अब सारे इस मामले पे साथ नजर आ रहे हैं। अगर तो नई बिगिनिंग हमने पाकिस्तान के अंदर करनी है तो वो उसकी शुरुआत कहीं से तो होनी है। हाँ। और अगर जज साहिबान ये बात तस्लीम भी कर रहे हैं कि हाँ हमारे अंदर मुदाखलत है और हम उस मुदाखलत को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए। वेरी फेयर। अजहर सिद्दीक साहब, आपका भी यही ख्याल है? और जाहिर है पीपल्स पार्टी ने वैसे इस पे बड़ा एक एक्सेप्शनल स्टांस लिया है। वो कहते हैं कि पता नहीं कौन ये सहूलतकारी कर रहा है। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस टॉक उन्होंने आज भी की है, इस रद्द अमल दिया है। कल भी उन्होंने बात की है कि ये अदालत में कौन सहूलतकारी कर रहा है कि खान साहब जो है इंटरव्यूज़ भी खुल्लम खुल्ला दे रहे हैं और बड़ा इजहार ख्याल अपना जो है वो एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं। मेहदी हसन बड़े अच्छे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है खान साहब ने, और उन्होंने आज ये कहा है अपने इंटरव्यू में कि वो डेथ सेल में उनको रखा गया है, छोटी सी आइसोलेटेड स्पेस में, और उनको साइकोलॉजिकल तौर पर उनको तकालीफ दी जा रही है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत तो कहते हैं आपको 6 बैरिक्स का वो 6 बैरिक्स तोड़कर एक की हुई है और एक्सरसाइज मशीन्स दी हुई हैं। हुकूमत का क्लेम तो बिल्कुल कुछ और है। और आपकी ये सहूलतकारी कौन कर रहा है कि आपको इंटरव्यूज देने की इजाजत है जेल में बैठे हुए? सर बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बताता चलूं कि कैदी के इंटरव्यू देने पे कोई पाबंदी नहीं है। नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी थे, इस पे पैमरा का एक ऑर्डर है, वो मैंने कराया था ऑर्डर, और रिकॉर्ड के ऊपर है। पैमरा की तरफ से प्रोहिबिशन ऑर्डर थे, वो नहीं आ सकते थे। आसफ अली जरदारी साहब को जब गिरफ्तारी हुई हामिद मीर का, उस गिरफ्तारी में रिमांड के ऊपर हामिद मीर साहब का इंटरव्यू चला था, रिकॉर्ड के ऊपर है। 265 रूल्स है जो वो बात वो इजाजत देता है इंटरव्यू करने की, खत लिखने की। रोका था ना वो इंटरव्यू? सुने वो सुने ना, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, सवाल ये नहीं है कहाँ लिखा है आर्टिकल 19 और 19 में कहाँ लिखा है कि आपको आज़ादी ज़ाहिर नहीं है। हाँ, वो जहाँ रेगुलेशन है, सर राइडर हैं, हम राइडर मानते हैं, कौन कहता है हम राइडर नहीं मानते। अब आज सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बातें हुई, हमने गालियाँ सुनी हैं, हमने ऑनलाइन रूल्स बनाए थे। जब आपको याद हो जस्टिस अख्तर मिल्ला ने वो ऑनलाइन रूल्स स्ट्रक डाउन किए थे, उसकी अपील फाइल हुई, FIA ने फाइल की थी। ना मैं ऑनलाइन रूल्स की, एक तो पीका एक्ट पे तरमीम की थी और दूसरा उसको बढ़ाया था। नहीं, मैं सिर्फ जो बात कहना चाह रहा हूँ ना मोमो ना, वो समझना ये है कि हमने ये कोशिश की थी उस वक्त, और हमने बाकायदा वो ऑन रूल्स, जब अपील जो है ना वो मरियम औरंगजेब साहबा ने वापस ली थी, ये रिकॉर्ड पे है। तो ये जो थोड़ा मीठा थोड़ा कड़वा हाफ तो ये अच्छा नहीं लगता है। अभी आप बताएं, ट्विटर बंद किया हुआ है फरवरी से, किस कानून के तहत किया है? वो चैलेंज किया हुआ है अदालतों के अंदर, और अदालतों के ऊपर जो प्रेशर की बात है वो नजर आ रही है। यानी आज तक हमें हैरान हूं कि हम वो नहीं कर सके। फिर अभी देख लें, अभी रिसेंटली पैमरा के जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसकी ऑर्डर आप चला नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है PLT 2019 सुप्रीम अरशद शरीफ की, और एक और जजमेंट है 2018 की जिसमें कहा कि आप टिकट चला सकते हैं। आप हैरान, और चेयरमैन पैमरा जो है वो कानून से बालातर हो गया। फिर हत्के से इज्जत बिल देख लें आप, ये हमने नहीं है, क्या हम जमहूरी दौर में रह रहे हैं? हमने इस तरह के कानून नहीं बनाए हैं, हमने इस तरह के एक्शन नहीं लिए हैं जो ये इस हम तो इसको जमहूरी दौर मानते नहीं है। अजहर सिद्दीक साहब, सर ये अर्ज़ है आपसे, आप
कह रहे हैं, आप मवाजना कर रहे हैं, लेकिन जिस इंटरव्यू का आप हवाला दे रहे हैं, जिससे आपने बात का आगाज किया, वो तो आप लोगों ने भी एयर नहीं होने दिया था। और हमें क्लियर याद है कि तब की काबीना और खान साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर ये कहते थे कि भाई सजा याफ्ता बंदे का कैसे इंटरव्यू आप कर सकते हैं। वो तो इस बारे में खासे बरहम नजर आते थे और वो खुद इस बारे में सबसे बड़े एक एडवोकेट थे। नहीं, उसके बाद चले कि नहीं चले, नवाज शरीफ के इंटरव्यू चले कि नहीं, क्लियर ऑर्डर थे। यानी अब वो ऑर्डर अब इश्तिहारी खत्म हुए तब वो कर सकते हैं, ये रिकॉर्ड पे ऊपर हैं। हमारे खिलाफ कोई प्रोहिबिशन ऑर्डर नहीं था ऐसा, हम कोई इश्तिहारी नहीं है जो उसके कानून के हवाले से हमें बात करनी चाहिए, आइन और कानून के हवाले से। और बात बड़ी वाज़ेह है, इनके पास मौका था। मैंने जी बिल्कुल, एक और बात कर दूं मैं मैंने मेरे देखें 5 जून 2013 में, मैंने 23 में मैंने बात की थी लंदन में, पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है, मिसाके जमहूरियत रोन दिया उन्होंने जमीन के नीचे सियासी जमातों ने। इनके पास मौका था। इमरान खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को जहां उनका कोई तरीकाकार है, उनका जो प्रोज एंड कॉन्स है वहां तक रहने दें। क्या किया? यानी ये मुवाजना करें हमारे दौर का। हमारे दौर में तो आपके सामने है, कहने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया अब कह रही है जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जहां तक बात है ना इमरान खान साहब के वो ट्विटर हैंडल को हैंडल करने की कोई सहूलत नहीं है। मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जो ये बात है ना डेथ सेल में बिल्कुल रखा हुआ है। ये ऐसे बात नहीं कोई आकर मुझे बताएं, किसी अपना जेलर ने आकर ये क्लियर की ये बात, हम बैठे बाहर कहते रहे गवर्नमेंट को एक बनाया हुआ है। अच्छा, आप दोबारा ये रिआइटरेट कर रहे हैं कि डेथ सेल जैसे छोटे से कमरे में रखा हुआ है? जी बिल्कुल, मेरी उनसे मुलाकात। और वहां पर देखें, मैं लॉयर्स मूवमेंट में मैं कुछ 26 दिन जेल में रह के आया हूं। वो छोटे सेल होते हैं, छोटे सेल के बाहर एक बड़े सेल के अंदर छोटे सेल होते हैं। जी अली साहब इसका जवाब दें, आप लोग क्यों फिर गलत बयानी कर रहे हैं? अगर जो लोग मिल के आए हैं वो भी गवाही दे रहे हैं कि उनको वाकईतन ऐसे ही कमरे में रखा हुआ है, आप कहते हैं उनकी तो खातिर खत्म नहीं हो रही है वहां पे जेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2-3 बातें इधर जिक्र हुई हैं। एक खावर मानेका साहब का जिक्र हो रहा था। वो केस ज़ाहिर घरेलू केसेस बेशुमार अदालतों में लोगों के चलते हैं, वो उनका ज़ाती मामला है। लेकिन जिस तरह से आज हस्बे रवायत इन्होंने गुंडागर्दी की उनके साथ, और जिस तरह से बल्कि इनकी ख़वातीन ने उनको थप्पड़ मारे, बोतलें मारी, और ख़वातीन ने खावर साहब को, मानेका साहब को थप्पड़े मारी। बिल्कुल, जी बिल्कुल। और उस चीज की बिल्कुल वो काबिल मुजम्मत है। और ये इनका तभी वो आगे बाहर आ रहे हैं। डे 1 से आप बोलेंगे नहीं, आपकी बातें मैंने खामोशी सुनी, आप मेरी बात खामोशी सुनेंगे। और जिस तरह से इन्होंने बदमाशी जवाब दीजिएगा बिल्कुल। हाँ जी, मैं जिस तरह से इन्होंने हस्बे रवायत बदमाशी की है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। दूसरी बात ये कि इनकी बेहूदगी की कोई एक मिसाल नहीं है। जो मरियम नवाज साहबा के बारे में जो यही इनके KPK के वज़ीर आला हैं, जो रोज़ वो मतलब है कि धमकियां लगाते हैं और वही बदमाशों वाली टोन में बात करते हैं, वो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और आपको याद होगा कि मरियम साहबा के बारे में उन्होंने क्या बात की थी। खुद इस बानी PTI ने, आपको याद है कि इसने कितनी फहाश बात की थी और कितनी गलीज ज़बान इस्तेमाल की थी। वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। और बाकी कितने लोगों की इन्होंने पगड़ियां उछाली हैं, इज्जतें उछाली हैं, वो भी किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। तो आज इनको बड़ी तकलीफ है। बिल्कुल इनके साथ जेल में इनको बिल्कुल काल कोठड़ी में नहीं है। इनके पास एक्सरसाइज की मशीनें हैं, इनके AC लगे हुए हैं, इनकी बैरकें बड़ी की गई हैं। इनको जनाब देसी मुर्गे पेश किए जाते हैं। भाई बात सुनो ना, अब सच तो सुन लो ना। देसी मुर्गे वहां पर ये खा रहे हैं, इनको लोगों को मिलने की इजाजत है। नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें बंद की गई उनके। अच्छा अली साहब, वो कहते हैं जो वो खा रहे हैं ना, खाना पीना, कहते हैं सारे उनके घर से पैसे आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी जो है वो इसी तरह से घर से आता था उनके खाने का एक्सपेंस। घर में पैसे तो कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने घर के पैसों से तो उन्होंने अपने घर का किचन जिंदगी में नहीं चलाया। तो घर कौन खोड़ो साहब की बात इस पे जरूरी आ जाए। उनके घर का किचन आज तक उनके घर के पैसों से चला है। अच्छा चलें, दिलचस्प कमेंट है इस पे आगे जाते हैं। उनका किचन, ये किस जमहूरियत की बात करते हैं भाई? कल तक खोड़ो साहब, आपकी जमात की तरफ से क्यों खुल के बात नहीं आ रही सामने? जैसे कल शर्जील मेमन साहब ने कहा कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है।
अभी आपने सुना कोई काफी लोग कहते हैं कि भुट्टो साहब ने भी शहीद भुट्टो साहब उन्होंने किताब लिखी थी वाइल ही वाज जाहिर है अंडर कन्फाइनमेंट, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मजायका नहीं है। आप लोग उनके ऊपर क्यों अलग पैमाने रखते हैं? और खुलकर बताएं उनकी सहूलतकारी कौन कर रहा है सर? मैं कैसे बता सकता हूं कि सहूलतकारी कौन कर रहा है? एक जेल में है जो कन्विक्टेड है। भुट्टो साहब के ऊपर केस चला था, फिर उसको फांसी की सजा हुई थी। उन्होंने यकीनन किताब लिखी थी इफ आई एम असैसिनेटेड। जी जी। किताब या कागज मिलना तो एक होता है कि जी कागज तो इमरान खान को भी मिल रहे हैं, और जब उनके इंटरव्यू छप रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई सहूलत तो है मौजूद। बहस किस चीज़ का है मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ खबर मानिका की बात चली और कहाँ से हम कहाँ पहुँच रहे हैं। खबर मानिका और इमरान खान के बीच में है अपना ज़ाती मसला। कोई कहता है कि जी इद्दत वाली केस होना नहीं चाहिए था। हाँ। कोई कहता है कि जी खबर मानिका कहता है कि जी मेरे साथ यूं दगाबाजी हुई जो इमोरल थी, अखलाकी तौर पर मुनासिब बात नहीं थी जो इमरान खान ने की उनके साथ। जब ये केसेस कोर्ट में आते हैं तो बड़ी चुभती हुई बातें भी सुननी पड़ती है हर एक को। दुरुस्त, ऐसे फरियादी को भी कुछ कहना पड़ता है तो जवाबदार को भी। हाँ जी, मैं कह रही हूँ आप तो सही कह रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। हुई बातें खुल हाँ, के आ जाती हैं, तल्ख बातें। ठीक है। और फिर उस पे अगर खबर मानिका साहब का एक सिर्फ केस बनता है कि जी उन्होंने केस वहां उस कोर्ट में चलाया था या नहीं चलाया था। एतराज करना होता है कि जी हमें अदालत पर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, हमें किसी और जगह भेजा जाए। ये होता ज़रूर है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल नई बात है जो खबर मानिका ने कही है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या खबर मानिका ने इसी कोर्ट के सामने अपना वकील पेश किया था? क्या इस कोर्ट की पेशियां भुगताई थी या इसका कोई बायकॉट तो नहीं किया था? मसला ये है। लेकिन मानिका साहब ने अगर मुनासिब समझा कि वो उसको अंदाज़ा लग रहा था कि फैसला उसके खिलाफ आ रहा है और उसने ये कह दिया, अगर उस पर मार कुटाई करने का क्या मतलब है? सही, कोर्टें तो बहुत हैं। खान साहब तो वैसे सालों के लिए जेल में हैं, और अगर एक कोर्ट के ऊपर किसी ने अदम एतमाद दिखा दिया तो थोड़ो साहब वाकईतन खान साहब आप कह रहे हैं सालों के लिए जेल में, उनकी कोई चांस नहीं है अगले कई साल तक बाहर आने का? मैंने कहा जो सजा मिली है हाँ, वो 6 सजा के महीने की नहीं है, 1 महीने की नहीं है, सालों की है। सालों की है, 3 साल हो, 5 साल हो, 2 साल हो, सालों की। मैंने इस तनाज़े में कहा था। लेकिन सबके पास जो भी सज़ा मिलती है उसके खिलाफ अपील की जाती है, अपील कोर्टों में की जाती है, कोर्टों के ऊपर छोड़ा जाता है कि जी वो उसको किस तरह से देखते हैं। अब अपने जगह पे केस और खोड़ो साहब मैं मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं वापस आती हूँ आपके इस नुक्ता नज़र पे। आप जरूर फरमाइएगा कि कोर्ट्स के हवाले से आप सही कह रहे हैं, कोर्ट पे छोड़ा जाता है, लेकिन कोर्ट्स के हवाले से खोकर साहब अभी पहले ही कह चुके हैं कि सारे लोग एक हो गए हैं कि अब हम लोग किसी तरह का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने कॉलीग्स के साथ खड़े हो गए हैं, बावजूद इसके कि किसी की भी क्या जो भी कोई किसी की अलग कोई सोच है, इस तफरीक को हटा दिया गया है। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। खोकर साहब ये बताइएगा, अब 14 रोज से रिमांड बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस जाहिर है इस वक्त जो कायम मकाम सदर हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं। क्या पीपल्स पार्टी बतौर जमात अपने आप को बरी जमा कर सकती है कि जी हमारा इस ऑर्डिनेंस से ताल्लुक नहीं? बिकॉज दी अदर डे शर्मिला साहिबा वाज विद अस और उन्होंने कहा कि हमारा तो इसमें कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने हमें प्रपोज किया है तो हम तो वही ऑर्डिनेंस ला रहे हैं जो हमें नून लीग की गवर्नमेंट ने कहा है। दुख इस चीज़ का है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बहुत अरसा एक तवील नैब की कैद में गुजारा है, और उस ज़माने में जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब कैद में थे तो 90 रोज़ का रिमांड था, और उन्होंने उस तवील अरसे के दौरान एक किताब भी लिखी जेल के अंदर, और उसका गालिबन नाम था चाहे यूसुफ से सदा।
और वही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब आप कायम मुकाम सदर होते हैं तो एक ऑर्डिनेंस इशू कर देते हैं कि जिसमें 14 रोज़ से बढ़ाकर रिमांड को 40 रोज़ कर दिया जाता है। उन्होंने तो ख़ुद देखी हैं तकालीफ, वो ये तो अदालतें बातें करती हैं कि जी नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तो इसको सहा है, खुद भुगता है उन्होंने। तो मुझे इस चीज़ पे अचंबा हुआ कि आज से कुछ अर्सा पहले हुकूमत ने खुद इन कवानीन के अंदर लेजिस्लेशन की, PDM की हुकूमत ने रिमांड को नीचे लेकर आए और ये अच्छा किया उन्होंने, और अच्छा किया उन्होंने कि एक ड्रैकोनियन लॉ था, एक डिक्टेटर लेकर आया था जिसके अंदर 90 रोज़ का रिमांड था, जिसके अंदर जमानत का हक नहीं था, प्रिजम्पशन ऑफ ओनर्स जो था सारा का सारा वो जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था उसके ऊपर होता था कि वो प्रूव करे कि वो बेगुनाह है, हाँ। रियासत को नहीं प्रूव करना होता था। तो बड़े उस कानून के अंदर कबाहतें थी। तो हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने तरमीम करके उस कानून को थोड़ा ठीक किया। इमरान खान साहब ने उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी वो केस चल रहा है और उस केस के अंदर हुकूमत ये आर्ग्यू कर रही थी इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले कि हम ये जो 14 रोज़ तक लेकर आए ये हमने ठीक किया, अभी भी कर रही है। अब वकला, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि वो जो कैसे डिफेंड करेंगे कि हुकूमत ने खुद ही उसको 40 रोज रिमांड बढ़ा दिया। अब जाहिरी बात है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर साइफर केसेस में और दीगर जो केसेस हैं उनके अंदर इमरान खान साहब या शाह महमूद साहब की, दीगर PTI के जो लोग हैं, अगर उनकी जमानतें होती हैं तो फिर उनको एक तवील रिमांड के लिए किसी और केस में, नैब के केस में अच्छा, वो एक और बात पे भी आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो 9 मई वाले केसेस हैं वो भी नई गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं। जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने 8 नई गिरफ्तारियां डाली हैं 9 मई में, तो कहते हैं उसको तो साल का अरसा हो गया, नई गिरफ्तारियां कहां से आ गई? जो 9 मई वाला जो वाकया है, देखिए हमें दुनिया में अमेरिका की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। हाँ। एक शख्स को उन्होंने प्रोसिक्यूट किया जो उस वाकये के अंदर शामिल था, 18 साल सजा दी। सही। हमारे यहाँ ये हुआ कि 9 मई के जो वाकयात थे वो जो आज भी हम सब का यही कहना है कि जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे वो भले आप उनको प्रोसिक्यूट करें लेकिन उसको बुनियाद बनाकर प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान आज साल बाद भी अगर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, फिर उसके वाकये के बाद हमें टीवी स्क्रीन्स पर दिखाया गया कि फलाने साहब के वहां पर इतने लोगों के साथ राब्ते थे, फिर अगले दिन उन्हीं साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पता चला उन्हें क्लीन चिट मिल गई। तो उसको हैंडल भी तो खुद ठीक तरीके से नहीं किया। तो ये जिस सूरत हाल का हमें सामना है, सियासतदानों को ये सबक सीखना चाहिए कि आज अगर इस्तेमाल होकर किसी के हाथों आप खुश हो रहे हैं कि आपके मुखालिफ को निशाना बनाया जा रहा है, खोड़ो तो साहब ये सूरत हाल बदल भी सकती है। ये बड़ी अहम बात है। जिन यूसुफ रजा गिलानी साहब ने खुद भुगता है, अभी आपने सुना मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब को, वही अगर इस तरह का ऑर्डिनेंस ला रहे हैं कि जी डिमांड 14 दिन से बढ़ा के 40 रोज कर दी जाए, सिर्फ और सिर्फ इस मंतक से कि खान साहब अगर रिहा हो जाते हैं तो उनको जेल में रखा जाए, तो खुद जिसने ये सब अजियतें भुगती हैं वो ये सब कैसे कर सकता है सर? खोड़ो साहब, तो क्या मतलब है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इमरान खान को सिर्फ 40 दिन के लिए रखना चाहेंगे? इमरान खान स्पेसिफिक ये लॉ नहीं है, ये ड्रैकोनियन लॉ है तो सबके लिए है। जब उसमें कहा जाए लिविंग बियॉन्ड योर एसेट्स, ये ऐसी चीज है जिसमें किसी को भी हाथ डाला जा सकता था। आप इसको इमरान खान स्पेसिफिक क्यों कह रही हैं? पहले 90 दिन था, 14 दिन हुआ, अब जैसे आप कह रहे हैं ना बीच का रास्ता निकालना, अब बीच का रास्ता निकाल के उन्होंने 40 दिन कर दिया। अब ये ऑर्डिनेंस है, कानून नहीं बना। अभी ये ऑर्डिनेंस है, कानून नहीं बना। हो सकता है असेंबली कोई दूसरा कोई फैसला कर ले जब ये असेंबली में पेश हो अपनी जगह पे। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के फाइबर को संभालो। भुट्टो साहब की फांसी पर जज कहता है हमसे जबरदस्ती फैसला लिया गया और हमने ये फैसला दिया। नसीम हसन शाह। साकिब निसार कहता है कि मैंने इमरान खान को पूरा सादिक और अमीन नहीं कहा था, मैंने उसको आधा सादिक और अमीन कहा था। सही। ये साकिब निसार ये कहा था ना, मैं अखबार में जो पढ़ा मैं वो उसकी जिक्र कर रहा हूं। आप कह रहे हैं जी। संभालो अपने मुल्क को। जो जुडिशरी है वो बड़ी इज्जत के लायक है। जुडिशरी पर एतबार होना चाहिए। एतबार के लिए अगर काजी फायज ईसा साहब ने कोई कदम उठाए तो उसको अप्रिशिएट तो करो, लेकिन इसका जो कदो कामत है वो बनाना हर एक जज का फर्ज है। हर एक जज का फर्ज है। ये लॉबी की बात नहीं है। किसी के ऊपर कोई जोर आता है, जज इनकार करता है,
तो कौम के लिए तो यकीनन सख्ती भी सहनी पड़ती है। अगर किसी को सख्ती सही पड़ी तो जज साहब से भी उम्मीद यही होगी कि वो इंटेग्रिटी को दिखाएंगे और अपने इरादे से इधर उधर नहीं जाएंगे। सही, राइट। इंटेग्रिटी तो पीपल्स पार्टी को भी तो सर खड़े होना चाहिए ना, साथ देना चाहिए उन 6-7 जजेस का जो बेचारे कह रहे हैं हम पे दबाव है। किसका साथ, किसका? हमने कभी नहीं हमने कभी बतौर पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं की। हमने जजेस के खिलाफ, बात सुने ना, हमने जजेस के खिलाफ कोई बात नहीं की, लेकिन हमें अफसोस होता है कि जजों की आज़ादी और कोर्टों की आज़ादी का रूह रवां जो था वो अपने बेटे का केस खुद सुनने को तैयार हो गया। कि इफ्तिखार साहब भूल गई आप? जी। क्रेडिबिलिटी बनाओ, क्रेडिबिलिटी बनाओ तो लोगों को आपका फैसला मानने को दिल करेगा। इंसाफ दिखाई देना चाहिए। क्या सही बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और इसकी भी जरूरत है। इसके आड़े कौन आ रहा है ये भी सोचने वाली बात है कि लेकिन अगर सियासतदानों से तवक्को की जाती है, अगर सियासतदानों से तवक्को की जाती है कि वो पॉइंट स्कोरिंग से निकल के कभी स्टेट्समैन भी बन ले, तो इसी तरह से हम जुडिशरी से भी तकाजा कर सकते हैं कि अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने यानी कि वो दबाव के बावजूद भी अपना फैसले जो भी हैं, जो उसूली तौर पर है, उन पे कायम व दायम रहे। होकर साहब उन्होंने कहा स्पेसिफिक तो नहीं है खान साहब के हवाले से वो, लेकिन आज मुझे किसी ने बताया वो फारूक नाइक साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या प्रेस टॉक की है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये कानून के अंदर जो तरमीम हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। और मैं जब पीपल्स पार्टी में था तो मुझे याद है मैंने फारूक भाई के साथ और पीपल्स पार्टी की ये बड़ी वाज़िया पोजीशन रही थी कि ये कवानीन ड्रैकोनियन कवानीन है, इनके अंदर तरमीम होनी चाहिए। और जो 14 रोज़ रिमांड कम करना था, बेल का इख्तियार था, ये पीपल्स पार्टी की तजावीज़ थी। जी दुरुस्त। तो ये ड्रैकोनियन तो है, तो ये बात खोड़ो साहब की तरफ दोबारा लाऊंगी कि इसको फिर अप्लाई नहीं होना चाहिए था ना, अगर आप कह रहे हैं ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अजहर साहब के जो खवातीन ने थप्पड़ मारे हैं खाबर मानिका साहब को, जो भी है उनका इस्तेहकाक है, आपने खोड़ो साहब की भी बात सुनी, अली गौहर की भी सुनी, वो दोनों ये कह रहे हैं अगर उनको नहीं एतमाद है जज पे, ठीक है उन्होंने बता दिया, आप अपनी कानूनी कोई इसमें राह निकालें, ये असॉल्ट करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, पहले तो मैं बता दूं, आप शायद देखी नहीं है, वो टीवी फुटेज चल रही है, अगर चपेड़ें पड़ी होती, कोई थप्पड़ पड़े होते तो वो विक्ट्री बना के निकल रहे, मुक्के लहराते निकल रहे होते। इस शर्म और डूब बनने का मकाम है। वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? यानी वो ही आस्क फॉर इट फॉर सर्टेन। दूसरा जहां तक है मेरी इत्तला के मुताबिक कोई ऐसी कोई बात होती, वो आके प्रेस मीडिया को बताते कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, मेरे साथ ये जुल्म हुआ है। और एक बात मैं और बता दूं आपको, हम खोड़ा साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आज इस मुल्क को यहाँ लाने में सबसे ज्यादा हाथ सियासतदानों का है। और जहां तक जुडिशरी है, जुडिशरी हमारी बहुत बेहतर है। खुदारा ये ना बातें करें कि जुडिशरी के अंदर चंद जजेस हैं ऐसे कि जिन्होंने ऐसा कोई काम किया, उनका अपनी जगह है। जैसे सियासतदानों के अंदर कुछ लोग हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है। जी खोड़ो साहब, क्या आप कहना चाह रहे हैं? स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें? हाँ, स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें जी खोड़ो साहब। इसमें मैं एक सेकंड बात करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल अपनी जगह पे सही बोल रहे होंगे, भुट्टो साहब के साथ किसने क्या किया। मैं तो इमरान खान से सवाल पूछता हूँ कि वो दिन रात ये राग क्यों अलापते रहते थे कि वो और मैं वन पेज पे हैं। ये जवाब देंगे आप? मैं जवाब दे देता हूँ। ये अच्छी जब हम उनका जिक्र नहीं करना, हाँ बड़ा सीधा सा जवाब है, हम उनका जिक्र नहीं करना चाहते। मैं फिर बताता चलूं। आपने एक रिवायत डाली अजहर साहब, आप पीटीआई पे बतौर जमात ही आता है इल्जाम कि आपने एक रिवायत डाली। जवाब दे देता हूं। चाहते या ना चाहते हुए हर किसी को अब उससे अबाइड करना पड़ रहा है, जो भी गवर्नमेंट में आ रहा है। मैं जवाब दे देता हूं। मैं देखें, क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में कहा कि हम साथ हैं? उन्होंने मुल्क की सिक्योरिटी या बाकी मामला में पेश पे कहा है आप उसको खींच के ले जाएंगे, सियासत में साथ है। मुझे खोड़ साहब जवाब दे लेने दे, मैंने सुना है, मैं जवाब दे रहा हूं, फिर आप दे दीजिएगा जवाब। मैं जवाब दूं, मैं बड़ा मसला है 1985 से ये सियासी मैं आती हूं खोड़ो साहब, मैं जवाब खत्म कर लूं, जवाब दे दीजिएगा। 1985 से ये सियासी जमातें चली आ रही हैं। 1981 जमातों ने इस मुल्क का जो सत्यानाश कर दिया है, आज हम उससे ज्यादा खतरनाक जगह पर खड़े हैं। हम नहीं सीखे, हमने भुट्टो साहब की शहादत से नहीं सीखा, हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत से नहीं सीखा। सही हो गया, ठीक है, आप और पीछे ले गए तारीख को। आपने कहा कि अभी
ये आपके 2018 की गवर्नमेंट का किस्सा नहीं है और आप पीछे ले गए हैं इसको। अपीजमेंट ऑफ द पावरफुल्स। अली साहब इसका जवाब फरमाइएगा। आज खान साहब ने अपने इंटरव्यू में क्लियर कहा है मेहदी हसन से बात करते हुए कि सबसे बड़ी उनकी जिंदगी की गलती थी रिग्रेट, बिगेस्ट रिग्रेट। उन्होंने कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा को ट्रस्ट किया। और साद रफीक साहब भी आपकी जमात से कह चुके हैं कि ये ड्रैकोनियन लॉ है जो ये ऑर्डिनेंस आप ला रहे हैं 14 से 40 दिन का। देखिए बात ये है कि बिल्कुल खोड़ो साहब ने ठीक बात की है कि अभी तो ये ऑर्डिनेंस है, हमने तो अमेंडमेंट किए हैं, ये तो आज भी अदालत में खड़े हुए हैं इन अमेंडमेंट्स के खिलाफ। इसका मतलब ये है कि अगर इन अमेंडमेंट्स के जरिए इनको भी रिलीफ मिलता है, आप हम पर तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम इसलिए कवानीन बनाते हैं कि ताकि इनको नुकसान पहुंचे, तो हम तो आज भी उन अमेंडमेंट्स के साथ खड़े हुए हैं जो हमने पिछली असम्बली के टेन्योर में की थी। कहाँ खड़े हैं सर? अभी मुस्तफा खोखर साहब ने कहा ना कि आप कैसे डिफेंड करेंगे उसको सुप्रीम कोर्ट में, आप खुद अमेंडमेंट्स के खिलाफ ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। नहीं देखिए एक 40 दिन का रिमांड तो नहीं ना, वो तो काफी अमेंडमेंट्स है ना। और दूसरी बात है 90 से जो है वो मतलब 14 दिनों पे गए, 14 से 40 पे ऑर्डिनेंस है। हो सकता है ये ऑर्डिनेंस खत्म कर दिया जाए, इस पर वकला तंजीम और दीगर लोगों का भी फीडबैक लिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक गुफ्तगू बड़ी चल रही, बड़ा लेक्चर दिया जा रहा है कि जमहूरियत जी और जनाब फलां। भाई आज भी आप जेल में बैठे हुए NRO मांग रहे, तरले कर रहे हैं कि खुदा के लिए आसम मुनीर साहब हमसे बात करें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, आप में यही है ना कि आपसे सच बर्दाश्त नहीं होता, आप फिर मैं खामोशी सुनता रहता हूँ, आपसे बर्दाश्त नहीं होती बात। ये तो आप बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं अली साहब, क्योंकि वो लोग तो 71 का हवाला दे रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान का हवाला दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अगर तरले कर रहे होते तो ये सब तो ना हो रहा होता। दूसरी बात ये है कि इस गुब्बारे में हवा किसने भरी, वो उन तमाम जर्नैलों के, रिटायर्ड जर्नैलों के नाम दीवारों के ऊपर लिखे हुए हैं जिन्होंने इस गुब्बारे में हवा भरी थी और इस गुब्बारे को एक सियासी गुब्बारे में तब्दील किया था। 2018 का इलेक्शन आप चुरा कर आए। आप अभी भी कहते रहे कि बाजवा साहब को हम कहते रहे कि लाइफ टाइम एक्सटेंशन ले लें लेकिन हमारी हुकूमत ना खत्म करें। आप खुद कहते रहे कि भाई हमारे तो असम्बलियों में बंदे भी पूरे किए जाते थे और कौन पूरे करता था। आपने खुद राइट अली साहब, मैं ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, वापस आती हूँ। क्विक राउंड आखिर बड़ा जरूरी एक मामला है जो कि अभी मेरा ख्याल है डिस्कस नहीं हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे कि मलिक रियाज साहब जो उनके ऊपर और ये तमाम तर कार्रवाइयां वो कह रहे हैं वो किसी सूरत वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अली साहब आप अपनी बात जो इससे पहले कर रहे थे इसमें मजीद ये इजाफा करें कि ये मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी तो नहीं होनी चाहिए ना, कि अगर अदलिया इंसाफ दे रही है, रिलीफ दे रही है मियाँ साहब को, वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर जाना भी ठीक था, लेकिन अब अगर वही रिलीफ उनको मिल रहा है खान साहब को दूसरी तरफ को, तो आप लोग उसके ऊपर कंस्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हैं। और ये मलिक रियाज साहब भी कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट की है काफी तवील सी, वो कहते हैं कि जुल्म का कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बुनियादी तौर पर बात यह है कि हमारे लोगों को तो 5-5 साल के लिए नहल कर दिया जाता था कि इन्होंने तौहीन अदालत की है। इधर एक खातून जज को सरेआम धमकियां लगाई जाती हैं, उसकी जान खतरे में, उस पर तौहीन अदालत नहीं लगती। इधर इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दी जाती है, रेड जोन के अंदर दाखिल हुआ जाता है और कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग देने के बावजूद तौहीन अदालत नहीं लगती। यहाँ पर गुड टू सी यू भी कहा जाता है, रिमांड के अंदर बादयाब करवा दिया जाता है, वहां पर 2-2, 3-3 साल जमानतें नहीं होती। किसने कह दिया कि हम तो ये कहते हैं कि इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, हम तो कहते हैं कि इंसाफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक होना चाहिए। यहाँ पर देसी मुर्गियां हैं, वहां पर AC उतारने की धमकियां दी जाती थी। राना सनाउल्लाह के ऊपर बदनामे जमाना हेरोइन का केस बनाया, उसके डेथ सेल में रख के उसके ऊपर कीड़ियां छोड़ी गई, चीनी फेंकी जाती थी ताकि इसके जिस्म पर, और गद्दा तक नहीं दिया जाता था। आप स्टोरीज तो सुने उनसे राना सनाउल्लाह साहब की। तो मकसद ये है कि ये खौफनाक बात है कि आप जो बता रहे हैं, ये अगर ये एक जगह पर नहीं, ये राना सनाउल्लाह साहब का आप इंटरव्यू करेंगे, आप उनसे पूछिएगा ये सवाल कि उनको किस तरह से डेथ सेल उनसे बात तो हुई है, लेकिन इत्तेफाक से जी ये वाला तस्करा उन्होंने नहीं किया इससे पहले। लेकिन अली साहब
ये बताइएगा, वो कह रहे हैं कि ये आप लोग तो जो मुल्क के मायानाज इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आप उन लोगों पे भी आ गए हैं, मुल्क के टाइकून्स पे आ गए हैं, तो अब क्या रह गया है पीछे? सियासी विक्टिमाइजेशन में आप कितना आगे जाएंगे? देखिए बात कोई, हम तो डे वन से ये कहते हैं कि सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मादरत के साथ अगर आप ये कहें कि अल कादिर ट्रस्ट वाला जो केस है जिसका कि इनके वुज़रा में से शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब सामने वो कहते हैं कि हमसे बंद लिफाफा दिखा के उसकी मंजूरी ली जाए, और जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने आपका पैसा वापस किया है, ठीक है, आप उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसके बावजूद मैं मलिक रियाज साहब की किसी मुखालफत नहीं कर रहा, मैं इनके कंडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है ये मुस्तफीद हुए, ये उसमें एडजस्टमेंट के बजाय ना करते तो मलिक रियाज साहब पेमेंट करते अपनी जगह की। जी अजहर साहब, असल जुर्म तो इन्होंने किया है, अब ये उसके बदले में रिश्वत में ट्रस्ट दिए जमीनें नहीं, ये अपने आप को कैसे कहते हैं कि हम 6-6 कैरेट की अंगूठियां कौन मांगता है किसी? हाँ वो भी वैसे बड़ी अहम आपने बात एक याद दहानी करा दी है, एक ऑडियो लीक भी थी। जी जी, रिश्ता नहीं है ये 6 कैरेट की और पता नहीं कितने कैरेट की अंगूठियां, ये भी एक ऑडियो थी। अली गौहर साहब ने ना, अजहर साहब की बात सुन ले। अली साहब जवाब दे दूं, जवाब आ जाए। साहिबा को लाएं, फरा गोगी साहिबा को लाएं। अच्छा मैं वो थोड़ी लाएंगे, आप लोग लाएंगे ना, आप लोगों पे। अजहर साहब जी जी, अच्छा जरा मैं अली गौहर साहब का मसला ये है कि ये एक ही तरह की गुफ्तगू है, उसने कहा नीचे खड़े हो जाओ, उसने कहा बैठ जाओ, ये इसी तरह की गुफ्तगू और सारी को कोई ताल्लुक नहीं है, रिकॉर्ड से हट के चीजें हैं ये सारी। देखे ना जेल के अंदर कोई सियासतदान नहीं लेके जाता, जेल के अंदर जो हालात है ना वो सियासतदानों ने। राइट, अली साहब उनकी बात आने दे, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ भी। अली गौहर साहब सुन लेना, सुने सियासतदान पे ये इल्जाम आता है कि उसने जेल के अंदर ये किया, उसने पुलिस के साथ ये किया, कौन कर रहा होता है? कभी आज तक किसी ने बताया कौम को? वो जो एग्जीक्यूटिव कर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, हम सब सहूलतकार बने होते हैं उनका, कभी किसी दिन एहतसाब होगा उन लोगों का और हम डिफेंड करते रहते हैं एक दूसरे को, यही तो सियासत समझ नहीं रही। और तो ये तो फिर आप अपने ऊपर भी बात कर रहे हैं ना सर। मैंने आप तो आज भी उनसे कहते हैं नहीं, नेशनल क्राइम एजेंसी जो है ना, अब मलिक रियाज के केस में आ जाए, मलिक रियाज ने इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमत की है, कोई माने या ना माने इस बात को। अजहर साहब की बात आने दे। ओहो यार, अब सुन तो लेना। अब अली साहब आपकी, हाँ आपकी बात। मलिक रियाज साहब ने इस मुल्क की बहुत खिदमत। सवाल है ना अजहर साहब, अच्छा मैं मलिक रियाज साहब ने ना इस मुल्क की बड़ी यार, मलिक रियाज साहब ने ना, मलिक रियाज साहब सुन तो लेना यार, बात आने दे अली साहब, बात आने दे, तो लेना। बारी आपकी नहीं है अली गौहर साहब, बारी आपकी नहीं है। चोर और डाकू कहते हैं, टाइम कम है अली साहब, एक उनकी बात आने दे। वही बात है, कमाल है, वही टेप चलाई होती है इन्होंने। देखिए मेरी बात सुने, मलिक रियाज साहब ने इस मुल्क के लिए बड़ी बात नहीं है, उन्होंने बहुत, आप अंदाजा लगाएं कौन सा ऐसा आदमी है कि मुझे यार बात तो कर लेने उनकी बात आने देना अली साहब। अच्छा खोड़ो साहब की बात मैंने सुननी है, खोकर साहब की मैंने वन लाइनर लेना है इस पे जी। अच्छा मैं एक बात कर दूं, मलिक रियाज साहब के हवाले से एक बात बड़ी जरूरी है जी। मलिक देखें, 460 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर लगा दिया। किस बात का लगाया? कौड़ियों के भाव जमीन थी, 5 लाख रुपया एकड़ थी, आपने कहा 1 करोड़ रुपया कनाल दो, और वो देखे इतनी बड़ी इकोनॉमी में वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया। फिर जो पैसा जो इस मुल्क से बाहर अगर उनका था, उनका लोग करप्शन नहीं की, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई केस नहीं है पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का या करप्शन के हवाले से। जो पैसा गया, वो पैसा जब देखा मुल्क में पैसा वापस आए। इस पे अपना मुख्तसरन जवाब फरमा दें ताकि मैं खोकर साहब की भी बात सुनूं। ये वो कह रहे हैं कोई बंद लिफाफा ढूंढने गए थे कल जो रेड हुआ है उनके घर में, और इत्तलात आज रऊफ हसन साहब ने क्लेम किया है। हंगामे में क्या जवाब दूं? जी सर जी भाई, मैं इसके आपके हंगामे में क्या जवाब दूं? तजवीज़ है कि मलिक रियाज साहब हंगामे में क्या जवाब दूं? साहब को वकील कर लेना चाहिए। कौन सा? खोड़ो साहब, ये शुक्र है कि अभी आजकल मलिक रियाज साहब के भी वकील हो गए हैं। मलिक रियाज साहब के लिए तो बहुत कुछ बुरा भला कहा जाता था, लेकिन आज अच्छा शुक्र है कि पीटीआई उनके वकील बन रही है, पीटीआई उनकी वकील बन रही है अपनी जगह पे। नहीं मैं उनके ऊपर वकील हूं, उनका वैसे भी आया था ना। हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, मैं खोड़ा साहब मलिक साहब का वैसे भी वकील हूं, मैं पेश होता रहता हूं उनकी तरफ से।
ओ अच्छा अच्छा, चले आपने ठीक है, आपने क्लियर कर दिया। अब तो आपने नेक्सस देख लिया ना, एक तरफ पीटीआई की नुमाइंदगी करते, मैं जवाब क्या दूं? खोकर साहब की बात मैंने वैसे सुनी है। नहीं, मेरे से लीगल जवाब लेना, अब लीगल जवाब ले मेरे से इसके ऊपर। जी जी, एवरीबॉडी वांट्स टू स्पीक। जी खोड़ो साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक जुमला फरमा दें। जरदारी साहब मिले हैं मलिक रियाज साहब से दुबई में, रऊफ हसन ने आज क्लेम किया है। सर क्या देखें, बात सुने, जरदारी साहब पहले भी मिलते थे, अगर अब मिले हैं तो मुझे नहीं मालूम, मैं कब प्रीवी नहीं हूं उनकी मुलाकात का। ये बातें चलती हैं आपकी ज़बानी, हम सुन रहे हैं, लेकिन क्या जरदारी साहब पहले उनसे नहीं मिलते थे? क्या मिलते थे, सबको पता है। जी, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। केस की नोयत अपनी जगह पे, केस की नोयत अपनी जगह पे। नून लीग ही मेरा ख्याल है उनको ही लग रहा है कि इसके सब्सटेंसिएशन है, वरना एवरीबॉडी सेज कि ये तो बिल्कुल रूटीन की बातें हैं। देखिए, मेरा तो फ्रैंकली मलिक रियाज साहब से एक ताल्लुक़ है, मेरे मरहूम वालिद का उनसे बहुत करीबी ताल्लुक़ था। तो मैं जो बात भी करूँगा, ज़ाहिरी बात है, उसके अंदर आप कह सकती हैं कि मेरा आपका एक ज़ाती है। एक वो है। लेकिन जो एक बतौर वकील मैं कमेंट कर सकता हूँ वो ये है कि जो तोड़ फोड़ हुई उनके दफ्तरों में और उनको जो हिरासा किया गया, उनका कहना ये है कि उनको वादा माफ गवाह बनाने के लिए सारा प्रेशर डाला जा रहा है। जी जी, कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसमें इमरान खान साहब के खिलाफ वो वादा माफ गवाह बन जाए। नाज़रीन, इस नोट पे वाइंड अप करते हैं। तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।